डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं सेट नंबर 2 आपका साइंस का। इससे पहले सेट 1 आपका करा दिया गया साइंस का। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको साइंस का सेट 1 ऑलरेडी मिल गया होगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सॉल्यूशन को। पहले क्वेश्चन से बात करते हैं हम, क्या होने वाला है आंसर। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन है आपका, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं, यानी कि ऑटोमेटेड व्हीकल्स हैव ए डिवाइस दैट डिस्प्लेज, क्या प्रदर्शित करता है, दैट डिस्प्लेज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम। द डिवाइस इज कॉल्ड, तो वो डिवाइस क्या कहलाता है, तो वो डिवाइस कहलाता है ऑडोमीटर। यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा पहला, वो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑडोमीटर। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है आपको करेक्ट कर लेना है, ऑडोमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है वो देख लीजिए। तो मैं टिक कर देता हूँ ताकि बच्चों को पता रहे, ऑडोमीटर। ठीक है। अब है आपका सरल रेखीय गति का उदाहरण आपको देना, यानी कि इन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लीनियर मोशन। सिंपल लीनियर मोशन का एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो सड़क पर गति कर रही कोई कार है, उसको हम लीनियर मोशन के थ्रू मानते हैं कि वो सरल रेखा में गति कर रही है, कोई भी सरल रेखा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा है, जैसे कि ये कार है आपकी, यहाँ पर हमने कार देखा, कोई कार है ये, तो ये किसी सड़क पे जा रही है। ठीक है, तो ये सड़क पे जा रही है, ये गति बिल्कुल लीनियर मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या है। तो इकाई समय में निश्चित दिशा में, दूरी बटे समय आपने सुना होगा। ठीक है, तो दूरी बटे समय क्या होता है आपका, ये भी आपको अच्छी तरह से पता है। तो इकाई समय बोल रहा है, एक समय में, यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वेग, यानी कि वेलोसिटी कहते हैं। अगर मैं इसको इंग्लिश में डिफाइन करूँ तो द डिस्टेंस कवर्ड इन ए सर्टेन डायरेक्शन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड, तो उसको हम बोलते हैं वेग, और वेग को इंग्लिश में हम बोलते हैं वेलोसिटी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको वेलोसिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, वेलोसिटी बोलते हैं विस्थापन आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, और आपका त्वरण जो है एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, चाल आपकी जो होती है स्पीड होती है। इस तरह से इनके इंग्लिश में नाम होते हैं, लेकिन हमारा आंसर क्या है, वेलोसिटी। अगला है, एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। जब एक समान गति, यानी कि वो चल रहा है और एक ही स्पीड से कंटिन्यूअस चल रहा है, यानी कि उसको एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं हम। एक्सेलरेट मतलब उसको तेज या धीरे नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो है एक समान गति, यानी कि ये पूछ रहा है कि द एक्सेलरेशन इन ए स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, वो होता है आपका शून्य, यानी कि ज़ीरो। यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। संवेग एक ऐसी राशि है, संवेग मतलब होता है आपका मोमेंटम। अब मोमेंटम कैसी राशि है आपको ये बताना है। तो मोमेंटम को हम जो है सदिश राशि में डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो है ये कौन सा आपका क्वांटिटी हो गया, सदिश को हम बोलते हैं आपका वेक्टर। ठीक है, इसको लिख देता हूँ मैं वेक्टर, फिर बाद में आपको याद रहेगा होते हैं वेक्टर। ठीक है, एक स्केलर होती है, अदिश को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपका इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 6 नंबर, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण कहलाता है। ऑल थिंग्स रेजिस्ट ए चेंज इन देयर स्टेट, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, तो सभी को पता है, तो हम बोलते हैं इनर्शिया, जड़त्व। ठीक है, इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा। तो इनर्शिया हम बोलते हैं कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, और जो है मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, तो वो बॉडी की इनर्शिया कहलाती है। और सभी वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं, यानी कि कोई चीज़ गति में रहना चाहती है तो गति में ही रहना चाहती है, और कोई स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है। यह गुण जो है उसकी इनर्शिया कहलाती है। तो आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे।
7 नंबर क्वेश्चन है संवेग का एसआई मात्रक आपको बताना है। यानी कि यहाँ पे संवेग को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, तो हम बोलते हैं इसको मोमेंटम। मोमेंटम का एसआई जो यूनिट है वो आपको बताना है। तो देखिए मोमेंटम जो होता है, अगर आप संवेग की बात करें तो आपको अच्छी तरह से पता है क्या होता है मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम को पी से भी डिनोट करते हैं। और संवेग का जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग जो होता है आपका, अगर मैं लिखूं उसका फॉर्मूला अगर आपको ध्यान नहीं है, तो संवेग को हम जो डिनोट करते हैं, हम डिनोट करते हैं पी से। ठीक है, पी इज द मोमेंटम, और मोमेंटम होता है एम इंटू वी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी, और मास को बोलते हैं हम हिंदी में द्रव्यमान, वेलोसिटी को बोलते हैं वेग। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे मोमेंटम बताऊँ, पी मोमेंटम यानी संवेग बराबर मास का जो यूनिट होता है, मास जो द्रव्यमान होता है आपका, द्रव्यमान। ठीक है ना, इसको द्रव्यमान को जो यूनिट लिखते हैं हम, वो आपका द्रव्यमान केजी में होता है। और वेलोसिटी का यूनिट जो होता है वो आता होता है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या लिखा है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना है केजी में, और वेलोसिटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का भी बताया मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। अब क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड। यहाँ पे यूनिट कौन सा देख रहा है, केजी मीटर पर सेकंड। तो पहला ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपसे यही पूछा है कि आपको बताना है कि एस आई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, तो होता है केजी मीटर पर सेकेंड। अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8वां, इसको देखिए। यदि दो वस्तुएं ए और बी के द्रव्यमान, यानी कि इनका द्रव्यमान मतलब होता है मास। ठीक है, मास दे रखा है आपको 6 kg और 34 kg। तो इसमें से पूछ रहा है कि जड़त्व किसका अधिक होगा। तो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिसका मास ज़्यादा होता है, जिसका द्रव्यमान होता है ज़्यादा, उसी का जड़त्व जो है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखिए जड़त्व किसका ज़्यादा होगा, 34 kg का, यानी कि बी वस्तु का, बी वस्तु का जड़त्व ज़्यादा होगा। और बी वस्तु जो है, इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो बी का जड़त्व ए से अधिक होगा। बी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा 8वें का। ठीक है, यानी कि बी विल बी ग्रेटर इनर्शिया देन ए, बी विल हैव ग्रेटर इनर्शिया या मोर इनर्शिया देन कंपेयर टू ए। ये भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और इधर साइड में जो आपको थंबनेल दिखाई दे रहे हैं, ये वीडियोस ऑलरेडी बन गए हैं, तो इनको जरूर देख लेना जिन बच्चों ने नहीं देखे। कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हिंदी का बताइए, इंग्लिश का बताइए, इंग्लिश का सेट 2 बताइए, मैथ का सेट 1 बताइए। तो सारे वीडियोस बनाए गए हैं और सभी इधर साइड में दिखाई देंगे। प्लेलिस्ट एंड में आती है, उसको देख लेना, प्लेलिस्ट को टच कर लेना। उसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट जाके भी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। 9th जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया ये देखिए। 9th क्वेश्चन है, न्यूटन का कौन सा गति नियम ही गति का वास्तविक नियम है। यानी कि इसमें क्या पूछा गया है, विच लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन इज रियल लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे कौन सा वो लॉ है, सभी को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, द्वितीय गति का नियम, यानी सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो वास्तविक नियम है। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन जो बी ऑप्शन है 9th का करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मात्रक है। आपको गुरुत्वीय त्वरण जी का मात्रक बताना है। तो आपको जी का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, हमको जी की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है ना, ये इसका पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण, त्वरण का मात्रक, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। ये चीज़ें ध्यान रखना, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। तो हमारा जो है यहाँ पे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन का जो यूनिट आएगी वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी। तो यहाँ पे यूनिट कौन सा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो ये है आपका बी ऑप्शन। तो आपका 10 नंबर का बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इंग्लिश में बोले तो इसने क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज, तो वो होगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें क्या पूछा गया देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है। सभी को पता है कि ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, व्हाट द कॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, और फिर आप बोल सकते हैं यह किस बल के कारण होता है, तो व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस फोर्स। तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या है,
सार्वत्रिक, ये मैंने लास्ट जब आपका मॉडल सेट था 1 नंबर जिसमें कराया था मैंने, तो वहाँ पे आपको जब जी की वैल्यू बता रहा था तो मैंने बताया था कैपिटल जी की वैल्यू भी पूछी जाती है। अगर जिन बच्चों ने ये वीडियो देखा था पिछला वाला तो उसको सभी को पता है। तो इस जी की वैल्यू भी आपको ध्यान रखनी है और मात्रक भी ध्यान रखना है। यहाँ सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी, कैपिटल जी का जो है आपको मान बताना है। कैपिटल जी होता है वो अलग होता है, ठीक है। ये इसको कैपिटल जी को सार्वत्रिक मानते हैं मात्रक, ठीक है, मतलब गुरुत्वीय स्थिरांक मानते हैं। का एसआई मात्रक जो है आपको बताना है। तो देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वीय मात्रक का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब मैं इसको आपको इंग्लिश में बता देता हूँ। इसमें पूछा क्या है, इसमें सीधा सीधा पूछा है आपसे कि द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल यानी कि सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल है, ये कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का जो है आपको मात्रक यानी कि यूनिट बताना है। तो यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इसके आगे आते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार लगेगा। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें क्या पूछा गया है ध्यान दीजिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज हाफ्ड देन द ग्रेविटी बिटवीन देम विल बी। तो क्या होगा कैसा होगा ये आपको बताना है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी कैसा होगा। तो देखिए ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है अगर मैं एफ की बात करूं तो सिंपली एफ क्या होता है, एफ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r के, ठीक है, 1/r²। ये होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इक्वल्स टू नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स कैसा हो जाएगा, इसमें क्या पूछा है कि गुरुत्वीय बल जो है किस प्रकार बदलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या बोल रहा है कि इसमें जो दो वस्तुओं की दूरी, दूरी को हम आर से डिनोट कर रहे हैं, इसको डी से भी करते हैं, कैपिटल डी से भी करते हैं। तो आर को क्या कर दिया जाए, दूरी को आधा कर दिया जाए। तो एफ जो है आपको दे क्या रखा है, एफ बराबर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r है, तो मैं आधा कर दूं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r का आधा कर दूंगा, आधा करा तो इसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर है, आर का आधा किया, आर का स्क्वायर है फॉर्मूले में। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/r²/4। अगर इसको हम सही करेंगे तो ये हो जाएगा 4/r²। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि जो फोर्स है वो यानी कि ये जो 1/r था ये 4 गुना हो चुका है, ठीक है ना, 4 टाइम्स हो चुका है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द्रव्यमान का मान सभी जगह होता है। तो द्रव्यमान का मान यानी कि द्रव्यमान क्या होता है आपका, द्रव्यमान जो होता है मास। तो यहाँ पे पूछ रहा है मास का मान सभी जगह होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास इज एवरीवेयर, समान होता है तो सेम होता है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सेम, ठीक है। मास जो है वो चेंज नहीं होता, मास सभी जगह सेम ही रहेगा, चाहे आप कहीं भी चले जाओ उस मास नहीं चेंज होता, वेट चेंज होता है। क्योंकि आपका जो है वेट जो होता है वो W = होता है m × g, ठीक है। तो मास तो वही रहेगा, जी चेंज होता है, जी पृथ्वी का अलग है, चंद्र का अलग है। आपको बताया पृथ्वी का जितना जी है 9.8, इसका 1 बाई कितना होता है आपका, अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम होता है जो है जी चंद्रमा का। तो ये भी आपको ध्यान, मैंने फर्स्ट सेट में कराया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको याद होगा। तो यहाँ पर ये सेम आ गया। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा गया है, 15 नंबर। दिए गए चित्र में पदार्थ के किस अवस्था के कणों को दिखाया गया। अगर आप ये डायग्राम ध्यान से देखते हो इस डायग्राम को, तो यहाँ पे देखोगे ये जो आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है, ध्यान देना, ये जो आपका मॉलिक्यूल है एक, और फिर इसके साथ में दूसरा चिपका हुआ है, फिर इसके साथ में तीसरा चिपका हुआ है। वो खाली स्पेस आप जो सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हो उसको भूल जाओ, ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ठीक है। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ये चिपके हुए हैं, हर जगह चिपके हुए हैं। आपस में चिपकने के बाद में इनके पास में कोई जगह ही नहीं बचती। खाली जगह आपको दिख तो जरूर रही होगी, लेकिन ये बड़ा डायग्राम है इसलिए आपको दिख रहा है। नहीं तो आप देखो कि ये गोला जो है, ये आप एक शांति से देखो, ये गोला है वो इस गोले में भी चिपका हुआ है, उसके नीचे वाले में भी चिपका हुआ है,
के ऊपर वाले में भी चिपका हुआ है, उसके लेफ्ट वाले राइट वाले सभी में ये चिपका हुआ है। तो इसका मतलब ये कि ये गोला जो है वो दूसरे से चिपक करके जगह नहीं छोड़ रहा। और ऐसा कब होता है? जब ठोस अवस्था होती है। तो ठोस वस्तुओं में जो है इस तरह का चित्र देखने को मिलेगा। अगर आपका द्रव्य अवस्था होती तो द्रव्य में थोड़ा सा ये दूर दूर दिखाई देते हैं, ठीक है। और आपका जो अगर गैस होती तो गैस में बहुत दूर दिखाई देते, ठीक है, गैस में और भी दूर दिखाई दे। इस तरह का आपका होता। तो ये आपका गैस हो जाता, ठीक है, ये हो जाता आपका लिक्विड, और ये है आपका सॉलिड। यहाँ पे आ जाएगा सॉलिड, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो है इसमें सॉलिड आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा क्या है कि इसमें पूछा क्या है, देखिए दिए गए चित्र में पदार्थ की के किस ठोस अवस्था के कणों को दिखाया गया। तो आपको बताना है कि विच स्टेट ऑफ मैटर इज शोन इन द गिवन फिगर। बस इतना सा सिंपली आपको बताना था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा गया, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के कण के किस गुण के बारे में पता चलता है। अगर इंग्लिश में बोलें तो यू गेट द अरोमा ऑफ इंसेंस स्टिक फ्रॉम ए डिस्टेंस विच प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल मैटर कैन बी नॉन बाई दिस। फोर ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं कि अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिल जाती है या पता चल जाता है, इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है। तो यहाँ पर जो है ये देखिए अगरबत्ती है आपकी, ठीक है, और अगरबत्ती की किस बात कर रहा है, ये सुगंध की बात कर रहा है। अगर ये दूर तक जाती है तो इसका मतलब क्या है, ये गैस का गुण की बात कर रहा है, ठीक है। अगरबत्ती की जो अरोमा एरोमा है वो गैस के गुण की बात कर रहा है, और इससे पदार्थ के कण के किस गुण का पता चलता है, तो पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील होते हैं, इसका पता चलता है। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन जो है 16 नंबर का हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन, लगातार जो है गतिशील, निरंतर गतिशील में गतिशील होते हैं। क्योंकि गैस के जो पार्टिकल है, यानी कि यहाँ पर आपने अगरबत्ती या धूप बत्ती जो भी जलाई है, और इसके जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर इस जगह पे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसर है, यानी कि सघन है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। आप कहीं भी अगरबत्ती धूप बत्ती जलाते हो वहाँ पे सबसे ज़्यादा धुआं होता है, लेकिन यहाँ पर जो खड़ा इंसान है वहाँ से 2 किलोमीटर 10 मीटर दूर या 20 मीटर दूर, तो उसको भी ये धीरे धीरे ये पार्टिकल्स जो है उसकी तरफ, या फिर यूँ कह सकते हैं कि सघन, आपका सघन माध्यम जो है ये डेंसर मीडियम है, यहाँ से ये विरल माध्यम में रेयरर मीडियम की तरह ट्रेवल करते हैं, यानी खाली जगह की तरफ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ये भरा हुआ था, और ये किधर जा रहे हैं, खाली जगह की तरफ जाते हैं, तो इधर उधर चारों तरफ कहीं भी ये जा सकते हैं, ठीक है। तो इस पदार्थ के गुण को हम क्या कहते हैं, आपको अच्छी तरह से याद है, विसरण कहते हैं, कि इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, ठीक है। ये चीज़ हम आगे भी देखेंगे। ये रहा विसरण। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होगी, ये अभी बताया मैंने, गैस में सबसे तेज होती है, ये तो हम देख लेंगे आगे चल के। तो पदार्थ के कण के निरंतर गतिशील होने का पता चलता है, कांस्टेंट इन मोशन रहता है पदार्थ का कण, वो भी कब, कौन सा, गैस का, ठीक है। ये गैस का गुण बता रहा है, आपको दिया गया है कि अगरबत्ती की सुगंध दूर तक फैलती है, तो ये गैस का गुण बताया जा रहा है। अब आते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन। 17 में देखिए क्या पूछा गया। 17 में पूछा गया निम्नलिखित में से किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होगी। अभी अभी मैंने बताया आपको, गैस में जो है आपका, गैस के अंदर डिफ्यूजन आपका तेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल द रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी फास्टर और हायर, बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या पूछेगा आपका, तो यहाँ पे गैस कौन सी है, देखिए जल आपका गैस नहीं है, ये लिक्विड है आपका, है ना, ये क्या है आपका लिक्विड, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जो है आपका गैस। और आपका लोहा क्या है, ये तो आपका आयरन है, मेटल है, बोल सकते हैं, ये क्या है, मेटल है। और तेल क्या है आपका, लिक्विड है, ठीक है, ये आपका लिक्विड है। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि इसमें गैस एक ही जगह है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का ही हमारे को जो है डिफ्यूज़न रेट जो है वो सबसे ज़्यादा मिलता है। डिफ्यूज़न हम आसानी से समझ सकते हैं, इसको हम बोलते हैं विसरण, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका विसरण यानी कि डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा तेज होता है। किस पदार्थ का विसरण गति तेज होगी, तो गैसों की सबसे ज़्यादा तेज होती है, इसीलिए हम परफ्यूम अगर लगाते हैं, कमरे में भी लगाते हैं, तो बाहर तक परफ्यूम चली जाती है। अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर, इसमें क्या पूछा गया देखिए।
वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं। देखिए, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर, गलनांक मतलब यहाँ पे पहले इसको इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट कर दूं कि आपको समझ में आ जाए। टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड, 1 kg ऑफ सॉलिड, ठोस है ना तो सॉलिड हो गया, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब की बात कर रहे हैं तो दाब हो गया प्रेशर और वायुमंडल हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इनटू लिक्विड, उसको हम जो है द्रव्य में बदलना चाहते हैं। एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे क्या होता है, ये मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो कोई भी द्रव्य जो या सॉलिड या लिक्विड जिस जो उस तापमान पे गल जाए वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसी को गलनांक बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू लिक्विड इट्स मेल्टिंग पॉइंट देन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं वो हमें बताना है। तो देखिए, हर मटेरियल की एक गुप्त ऊष्मा होती है, संगलन की गुप्त ऊष्मा के नाम से उसको जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं, आप सिंपली वर्ड में बोलते हैं उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो हम बोलते हैं क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो ये होता है आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अब देखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है आपका, इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें लेटेंट हीट जो होता है वो किसी बॉडी की अंदर ही छुपी रहती है, ठीक है। और उतनी ऊष्मा जब तक आप उसको दोगे नहीं तब तक वो उसके गलनांक पर द्रव्य में नहीं बदलेगा, यानी कि वो ठोस जो है वो द्रव्य में नहीं बदलेगा। तो उसकी गुप्त ऊष्मा जो उसको चाहिए, हर बॉडी की अपनी एक गुप्त गुप्त ऊष्मा होती है, आपकी हो सकती है बॉडी की, ठीक है। एक आपके सामने टेबल पे टेबल रखा है, टेबल की गुप्त ऊष्मा अलग होती है, एक जग रखा है, जग की गुप्त ऊष्मा अलग होती है। तो हर मटेरियल की गुप्त ऊष्मा अलग होती है, जिसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको समझ लेना है, ज़्यादा इसमें अभी नहीं जाना है, ये 11th 12th में आपको बहुत कंफ्यूज करने आएगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये लेटेंट हीट आप जरूर पढ़ोगे, जो भी साइंस लेगा वो पढ़ेगा। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, यानी कि मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर जो है, पहले समझिए, हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस, ठीक है, ठोस अवस्था यानी कि यहाँ पे आपका सॉलिड है, ठीक है, और सॉलिड से ये डायरेक्ट हो जा रहा है गैस। अब ध्यान देना, सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, और गैस से, ये गैस से वापस क्या बन रहा है, फिर से सॉलिड बन जा रहा है, यानी कि सॉलिड से गैस बना और गैस से सॉलिड बना। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, आइस क्यूब आप देखो, ठीक है, आइस क्यूब, बर्फ, ठीक है, बर्फ को देखोगे तो आप, ये लिक्विड बद पूरा लिक्विड बनने से पहले आप देखोगे इसके ऊपर है ना हल्की सी भाप भाप सी उड़ती हुई दिखाई देगी। आप देखते हो सर्दियों में भी, गर्मियों में ज़्यादा देखने को मिलेगा, आपको सर्दियों में देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ें बर्फ़ की एक भाप सी बनती हो, तो डायरेक्ट क्या होता है, बर्फ़ सॉलिड था, ठीक है, सॉलिड मतलब ठोस था, और ठोस से सीधा गैस बन रहा है, ठीक है, लिक्विड बने बिना। तो यहाँ पे हम लिक्विड नहीं बना रहे उसको, वो डायरेक्ट बन रहा है। उसके अलावा आप बोल सकते हो कपूर, आपने घरों में कपूर भी देखा होगा, तो कपूर भी इसका एग्जाम्पल है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है। और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन जो होता है, इस प्रक्रिया को हम इसलिए यूज करते हैं कि यहाँ पर जो है सीधे सीधे सॉलिड जो है आपका ठोस सीधा सीधा गैस बन जाएगा, और गैस सीधा सीधा वापिस आपका ठोस बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। और इसको इंग्लिश में अगर बोलूं तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैस एंड बैक टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड। तो यहाँ पर ये पूछा गया है, अब समझ में आया आपको, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन।
20 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिए। 20 नंबर में क्या पूछा गया है, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। यहाँ पे क्या पूछा है, दोबारा समझिए कि क्वथनांक से कम, क्वथनांक जो होता है वो क्या होता है ये भी मैं समझाता हूं आपको। से कम ताप पर द्रव के वाष्प में, क्वथनांक मतलब होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जहां पर ये कोई भी चीज उबलती है। तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा क्या पूछेगा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लिक्विड टर्निंग इनटू वेपर एट ए टेम्परेचर लोअर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड। दोबारा बोल रहा हूं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड टर्निंग इन टू ए वेपर, किसमें, वाष्प में बदलना, और लिक्विड का टर्निंग इनटू वेपर एट ए टेम्परेचर लोअर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक से कम होने पर वाष्प में बदलना की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सभी को पता है, उसको वाष्पीकरण कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर जो है ई वेपराइजेशन भी बोलते हैं कई लोग। तो देखिए इसका रीजन क्या है कि आप देखोगे, कभी आप सर्दियों में नहाते तो होगे, नहीं नहाते हो तो पता नहीं, लेकिन सर्दियों में नहाते देखो, गर्मियों में भी पता चलेगा और सर्दियों में पता चलेगा। गर्मी और सर्दी में जब भी आप पानी को बॉईल करते हो, पानी को गर्म करने के लिए चढ़ाते हो, तो जब पानी को आप हीट करते हैं तो देखोगे पतीले के नीचे जब आपने गैस जला रखी है और पतीले में ये पानी भर रखा है, तो आप ये देखोगे ये पतीला पूरा गर्म नहीं हुआ है, पानी उबलना भी शुरू नहीं हुआ, और पानी उबलना शुरू नहीं हुआ, लेकिन इसमें हल्का हल्का सा आपको भाप उड़ता हुआ दिखाई देगा, उबला नहीं है लेकिन भाप उड़ रहा है। ऐसे ही आप जब अपने बाल्टी में रॉड लगाते हैं सर्दियों में नहाने के लिए, तो सर्दियों में वो बाल्टी का पानी उबलता नहीं है, लेकिन वो पानी गर्म हो चुका है उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले, और उसमें से हल्का हल्का भाप आपको उड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये क्या होता है, यानी कि क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही द्रव का वाष्प में बदलना जो है वाष्पीकरण कहलाता है। यहाँ पे आपको 20वां क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है, तो सभी को ये याद रखना है, रट लेना है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है ना, वो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। तो ये और ये चीज़ एक ही है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये याद रखना कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका 273 केल्विन के बराबर होता है, तो बी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये हमेशा मान रहेगा, जैसे मैं बोलूँगा कि आपका अगर हम बोलें कि स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ना, तो स्क्वायर का फॉर्मूला जो है आपका साइड स्क्वायर होता है, सभी को पता है। तो जैसे ये फॉर्मूला है कि स्क्वायर का साइड स्क्वायर होता है, इसी तरह से 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 के केल्विन के बराबर होता है, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा उलझना नहीं है, उलझने से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, अब छोड़ दो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया उसकी बात करते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है। तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है ना, डाल्टन ने जब परमाणु सिद्धांत दिया था, जिस समय खोज चल रही थी, खोजबीन चल रही थी, तो परमाणु का सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। तो यहाँ पर जो है इसको क्या है, मैं आपको बोल देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्सप्लेन्स। तो कौन सा जो है इसमें से डाल्टन के सिद्धांत का द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है, कौन सा बिंदु है वो, आपको बस इतना बताना है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम होते हैं। परमाणु जो है ये अविभाज्य होते हैं, अविभाज्य मतलब परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, परमाणु सबसे सूक्ष्मतम होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। तो ये क्या बोल रहा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोल रहा है, यानी कि मास जो होता है बॉडी का, नाइदर बी नेदर बी क्रिएटेड और नोर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, नेदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। तो आपका जो मास होता है, मास का
जो नियम क्या कहता है, ऊर्जा का भी संरक्षण नियम होता है और द्रव्यमान का भी है। तो द्रव्यमान क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से द्रव्यमान ना ही तो बनता है और ना ही नष्ट होता है। तो यहाँ पे ना तो निर्मित होता है और ना ही उसका विनाश होता है। और परमाणु जो है अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं। हालांकि डाल्टन की थ्योरी आज के समय में सिद्ध नहीं होती है, परमाणु सूक्ष्म कण नहीं होता है। परमाणु के और भी टुकड़े किए जा सकते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। तो ये स्टेटमेंट डाल्टन के हिसाब से पूछा गया है, तो डाल्टन के हिसाब से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। अभी हम परमाणु को छोटा सबसे सूक्ष्म कण नहीं बोलते हैं, क्योंकि परमाणु के भी हिस्से होते हैं। परमाणु भी मिलकर बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, तो उसके भी और भी हिस्से हो सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 23 नंबर, उसकी बात करते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U है, इसका क्या अर्थ है। तो 16U मैंने आपको पहले ही बताया कि 16U नहीं, 16U है ये जरूरी नहीं है। 16U मतलब होता है, हम इसको क्या है 16 AMU भी लिखते हैं। 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान संख्या या इकाई, या इकाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये AMU भी लिखते हैं, यू भी लिखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, छोटा भी लिखते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, ये आपको ग्राम में दिया जाता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे यू जो है डिनोट कर रहा है ग्राम को, या AMU जो है ये ग्राम को डिनोट करता है। तो ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान जो है 16 ग्राम है। बस यही सिंपल से ये बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा। क्लियर हुआ। तो ए ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन को समझिए। किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है, उस यौगिक के सभी गुण को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है हमारा अणु। ठीक है, ये अणु कहलाता है। क्लियर हुआ साहब। जैसे कि आपका अगर मैं एग्जांपल दूं तो H2O, ठीक है, ये क्या है आपका यहाँ पर अणु है। ठीक है, ये आपका एटम है। ठीक है, और जो है इसमें आपके ये परमाणु है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या होता है, आपका अणु होता है जो उस यौगिक के सभी गुण को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो है वो एटम है। ये एटम इस यौगिक का सभी गुण प्रदर्शित कर देगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पर आते हैं हम 25 नंबर पे। 25 नंबर में देखिए क्या पूछा गया। यहाँ पे जितने भी ये वीडियो साइड में देख रहे हो, सारे के सारे सॉल्यूशंस कराए गए हैं और बहुत प्यार से और अच्छे तरीके से, जिस तरह से ये वीडियो समझ रहे हो उसी तरह से समझाया गया। 25 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक चतुर परमाणुक है। चतुर परमाणुक मैंने आपको ही बताया था कि जिसके परमाणुओं के, अभी अभी मैंने बताया कि ये क्या होता है, ये आपका अणु होता है। यानी कि यहाँ पे ये सारे के सारे क्या दिए गए हैं, ये सारे के सारे आपको एटम्स दिए गए हैं। ये अणु है, ये अणु है, ये भी आपका अणु है और ये भी अणु है। और इनके जो जुड़े हुए, जो जिससे ये अणु मिलके बना है, ये उन कंपाउंड को हम बोलते हैं परमाणु। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, अच्छा इसको इंग्लिश में किसी को कन्वर्ट करना है तो मैं आपको कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, किसी को नहीं किया, डाल्टन वाला कर दिया था मैंने। अभी आपका 23 नंबर रह गया था। तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज, यहाँ पे जो क्या लिखा है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16U। इट्स मीन, तो इसका मीन क्या हुआ, तो इसका मीन हुआ ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 ग्राम है। यानी कि द मास ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। बस ठीक है। अब आते हैं 24 नंबर पे। 24 नंबर में क्या पूछा गया है, 24 नंबर में आपसे पूछा द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी कंपाउंड, ठीक है, विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली एंड एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड इज कॉल्ड। तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका अणु। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। तो आपको और भी क्लियर होगा। जब तक आपको क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक आपको क्या होगा कि आप रटने की आदत डालोगे, और रटना जो है बहुत नुकसानदायक होता है इंसान के लिए। रटना बहुत बेकार होती है। रटना मतलब अपने आप से झूठ बोलना, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो गया, इसको हमने अणु कर दिया, तो ये आपका अणु रहेगा। तो अणु कर लीजिए इसको। अणु को हम क्या बोलते हैं, अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में, सॉरी एटम नहीं बोलते इसको, परमाणु को एटम नहीं बोलते, एक्चुअली मॉलिक्यूल बोलते हैं। अणु, अणु को मॉलिक्यूल बोलते हैं, एटम नहीं बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलिए सबसे अच्छा रहेगा, मॉलिक्यूल।
वैसे एटम भी बोल सकते हैं, एटम बुरा ही नहीं है, लेकिन एक्चुअल वर्ड आपका मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है। तो इसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो है 25 नंबर क्वेश्चन, 25 में बोला गया निम्न में से विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज टेट्रा एटोमिक। तो चतुर परमाणु बोला है, टेट्रा एटोमिक बोलते हैं हम इसको। अगर मैं इसको इंग्लिश में यहाँ पे लिख दूँ, बोलते टेट्रा एटोमिक, ठीक है। तो टेट्रा एटोमिक कौन सा है टेट्रा एटोमिक? तो देखिए जिसमें 4 एटम्स हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैल्शियम है, ठीक है, एक कार्बन है, एक कैल्शियम है, यहाँ पे जोड़िए, एक प्लस एक तो कैल्शियम हो गया, एक कार्बन हो गया और 3 आपका ऑक्सीजन हो गया। तो 3 और एक 4 और एक 5, ये 5 हो गए। इसमें देखिए NH3 में, NH3 में क्या है, देखिए ये आपका अमोनिया है, इसमें आपका N नाइट्रोजन 1 है, प्लस में आपका हाइड्रोजन 3 है, तो ये टोटल हो गया 4। यहाँ पे इसमें आ जाइए, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन है 1, ये हो गया आपका 3। इसमें आ जाइए, इसमें आपका देखिए क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर एन ए से कुछ होता नहीं है, तो एन ए पूरा लोगे तो एन एक है, और प्लस में सी अलग करोगे तो एल से कुछ नहीं होता, सी एल एक है, क्लोरीन अलग है, सोडियम अलग है, तो क्लोरीन प्लस सोडियम है, तो ये हो गया 2। तो यहाँ पे कौन से में 4 है, चतुर परमाणु कौन है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, अमोनिया, ठीक है। तो ये सिंपल सा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कर रहा है, 36 ग्राम जल को मोल में बदलें। 36 ग्राम जल को हमें मोल में बदलना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कन्वर्ट्स 36 ग्राम ऑफ वाटर टू मोल्स। अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो आपको जो है थोड़ा सा याद रखना होगा कि आपको इसको मोल में कैसे बदला जाता है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको कैसे। मोल जो होता है आपका, सबसे पहले मोल की सबसे पहले आपको जल की मात्रा क्या दी गई है, तो यहाँ पर 36 ग्राम दी गई। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ साइड में यहाँ पे, तो यहाँ पे है जल की मात्रा, ठीक है, वो दी गई है आपको 36 ग्राम, ठीक है। अब इसमें देखिए जल का अणु भार जो होता है जल का, वो होता है H2O, ठीक है। अगर मैं इसको निकालूं अणु भार को, तो यहाँ हाइड्रोजन का एक अणु है, ठीक है, हाइड्रोजन का सॉरी द्रव्यमान भार जो होता है, द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान का भार होता है, वो आपका एक होता है। और कितने अणु हैं इसमें? 2 है, प्लस में ऑक्सीजन इसके साथ है, ऑक्सीजन में होते हैं 16, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, 16 और 2 18, ठीक है ना, 18 हो गया। तो ये 18 आपका आ गया क्या, जल का परमाणु भार। तो मोल की संख्या निकालने का होता है मोल संख्या, यानी कि हमें क्या निकालना है इसमें, मोल में बदलना। तो मोल बराबर होता है आपका जो भी आपकी ग्राम में मात्रा है, तो ग्राम में मात्रा है जो जल की मात्रा, तो यहाँ पे मात्रा ये आपका ग्राम में रहेगा, बटे में आपका आता है अणुभार, ठीक है। अब मोल जो है आपको मोल बराबर मात्रा दिया है ग्राम में 36 ग्राम, बटे में अणुभार, अब ये भी आपने निकाला, अणुभार निकाला 18, बटे में 18 करिए, 18 दूनी 36, 2। तो देखिए कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका 26 का करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा? अब 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान पूछा है, तो चलिए 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चलिए ये आपको पता है कि अभी मैंने बताया मोल क्या होता है, भार, मात्रा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोबारा से, क्योंकि हम 5 ग्राम नाइट्रोजन का निकालने वाले हैं। यहाँ पे 5 ग्राम दिया गया है। तो जो मोल होता है, अभी अभी मैंने बताया आपको, मोल बराबर होता है भार, भार या फिर हम बोल सकते हैं या द्रव्यमान, या फिर इसको बोलते हैं मास, तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं मास। अपॉन में क्या होता है, अणुभार, सभी को पता है। मैं लिख देता हूँ इसका अणुभार। अब यानी कि एटॉमिक वेट, 5 मोल नाइट्रोजन गैस है, तो कितना मोल है, 5 मोल। तो यहाँ पे मैं 5 लिख दूँ, तो इसकी जगह पे मोल की जगह क्या लिख दूंगा, 5 लिख, आगे आ गया 5। आपको निकालना क्या है, द्रव्यमान निकालना है। द्रव्यमान को यहीं छोड़ दूँ, अणुभार को इधर ले जाऊंगा, तो मोल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। भार निकालना है मुझे, भार यहीं छोड़ दूँ, अणुभार को इधर ले जाऊंगा मोल की तरफ, तो मोल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मोल 5 मोल नाइट्रोजन है, ठीक है। आपको नाइट्रोजन जो है N2 गैस का जो अणुभार होता है वो होता है 28, आपको पता होना चाहिए अणुभार,
28 होता है, 28 गुणा 5 करिए तो आपके पास में जो है भार आ जाए, ठीक है ना, द्रव्यमान आ जाए, ठीक है। तो द्रव्यमान ही पूछा है, इसमें मास पूछा है। मास बराबर क्या होता है, मोल इनटू में आपका जो है आपका अणुभार, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कितना है 28, और मोल कितना दिया है 5, तो 28 इंटू 8 - 40, 0, 5 दूनी 10, 4 14, 140, 140 AMU या U जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा 27 नंबर। 28 नंबर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। चलिए 28 नंबर में देखते हैं क्या है। कोशिका का बिजली घर क्या है, सभी को अच्छी तरह से पता है कोशिका का बिजली घर जो है वो माइटोकांडिया है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, सबने आंसर सही किया होगा। अच्छा, मैं इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये समस्या ना रहे कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको समझ में नहीं आया। यहाँ पे पहले अगर मैं बात करूँ, मैंने बताया था टेट्रा एटॉमिक वाला क्वेश्चन, उसके बाद में 36 ग्राम जल को मोल में बदलना था, तो कन्वर्ट करना था 36 ग्राम ऑफ वाटर टू मोल। तो मैंने अभी बताया मोल से कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला आपको मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटे में अणुभार। द्रव्यमान आपको दे रखा है, द्रव्यमान मतलब उसका भार, यानी कि उसका मास दे रखा 36 ग्राम, तो 36 ग्राम ऊपर रखा, और अणुभार आपने निकाल लिया था जल का 18, तो 36/18 से काट दिया तो आपका आ गया 2। इसी तरह से 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान, वही चीज मोल आपको मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटे में अणुभार। तो द्रव्यमान आपको निकालना है तो द्रव्यमान छोड़ दोगे, अणुभार आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन का अणुभार जो है 28 होता है और मोल दे रखा है 5, तो आप अणुभार को एक तरफ ले जाओगे और द्रव्यमान निकालोगे तो आपका अणुभार और मोल दोनों में आपस में गुणा हो जाएंगे, मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 140। अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, कोशिका का बिजली घर यानी कि पूछा क्या गया है, व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो सभी को पता है माइटोकांडिया को कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका 28 नंबर में माइटोकांडिया आ जाएगा। उसके बाद में निम्नलिखित में किस कोशिकांग का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, तो सभी को आंसर पता है कि वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स हैज इट्स आवन डीएनए एंड राइबोसोम, तो होता है आपका माइक्रोकांडिया। यहाँ पे हम माइक्रोकांडिया को टिक कर देंगे। अब इसके बाद में आते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें पूछा है किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो सभी को पता है आत्महत्या की थैली का नाम क्या है, तो उसको हम बोलते हैं लाइजोसोम, ठीक है ना। यहाँ पे इंग्लिश में क्या पूछा गया, विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सुसाइड बैग या सुसाइडल बैग, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको लाइजोसोम बोलते हैं। 31 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी तरफ आते हैं। 31 नंबर में है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण आपको बताना है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो बैक्टीरिया की होती है, ठीक है ना, बैक्टीरिया की होती है, ध्यान रखना है। इसके बाद में आपका 33 नंबर क्वेश्चन है। इसमें 33 नंबर में क्या पूछा गया, देखिए 33 नंबर आ जाते हैं हम 33 नंबर। 33 नंबर में है अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 32 नंबर भी क्वेश्चन अभी देखिए, 32 नंबर भी रह रहा है आपका, झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है। 32 नंबर में पूछा गया वेयर डज प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेन बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, तो ये कहाँ पे होती है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कहाँ होती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा माइक्रोकांडिया में, तो यहाँ पे भी आपका माइक्रोकांडिया आ जाएगा। इसके बाद में आते हैं हम आपका 33 नंबर पे। 33 में आपसे क्या पूछा गया, अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन पूछा है, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात यही है कि इसमें पूछा क्या है, अर्धसूत्री विभाजन। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सामान्य जो जीव होता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, इसको और ले लेते हैं ऊपर ताकि आपको समझ में आए। देखिए सामान्य जीव जो होता है, अगर आपका जीव जो है ये सामान्य है, ठीक है, सामान्य है, तो सामान्य कोशिका, जीव का जो सामान्य कोशिका होती है ना, कोशिका, इसमें आपका 2n होता है, ठीक है, विभाजन जो है 2n होता है। और अर्धसूत्री विभाजन है तो सामान्य कोशिका की बात है, तो सामान्य कोशिका में जो इसने क्या दे रखा है, 2n दे रखा है। अब 2n जो है इसमें क्या पूछ रहा है कि कोशिकाओं की संख्या क्या होगी, अर्धसूत्री विभाजन में कोशिकाओं की संख्या क्या होगी, ये चीज आपसे पूछी गई है।
तो अर्धसूत्री विभाजन में कोशिकाओं की संख्या जो है टोटल जो है वो कितनी हो जाएगी, 2n है। अर्धसूत्री है, आधा लगेगा, आधा का डबल हो गया 4। डी ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा। कितनी होती है, 4 हो। हमारा जो है अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो डी ऑप्शन आप करेक्ट कर लेना, डी ऑप्शन इसका राइट है। अब आते हैं, एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 18 है, तो उस जीव के अंडों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। अब जीव, मैंने बताया जीव में सामान्य कोशिका जो है वो कितनी होती है, तो सामान्य कोशिकाएं जो होती है वो 2n के बराबर होती हैं। ठीक है। अब इसने क्या बोला है, देखिए ध्यान से समझिए। इसने बोला है कि अंडा जो होता है ये युग्मक नहीं होता। युग्मक यानी कि पेयर में नहीं होता। तो यहाँ पर जो है एक अंडे में, एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 18 है, यानी कि 2n बराबर क्या दे रखा है आपको, 18। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 18/2। 2 से डिवाइड करिए 18 को तो आ गया 9। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन करेक्ट है, तो बी ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। पौधों में जल एवं खनिज लवण का संवहन कौन करता है। तो सभी को आंसर अच्छी तरह से पता है कि पौधों में जो है जाइलम जो है इसका रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिर इंग्लिश में आपको बता दूं कि हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो इंग्लिश में क्या कहलाएंगे, क्योंकि आपको दिक्कत होती है, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, बिलोंग करते हैं, उनको दिक्कत होती है। तो हमने यहाँ पे जो है 31 नंबर में करा था, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, यानी कि आपसे पूछा क्या गया, एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट सेल इज, तो यहाँ पे अभी मैंने बताया बैक्टीरिया हो जाएगा। तो 32 नंबर है, झिल्ली जीवा जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो वेयर डज प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेन बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, तो अभी अभी मैंने बताया आपको ये कहाँ होती है, बैक्टीरिया में होती है। इसके बाद में 32 नंबर क्वेश्चन के बाद में, सॉरी, ये माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है। और फिर इसके बाद में 33 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डॉटर सेल इन मेयोसिस, तो मेयोसिस में डॉटर सेल कितनी होती है, तो ये आपकी 4 होती हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन एन ऑर्गेनिज्म इज 18, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द एक्स ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको मैंने करेक्ट किया है, लास्ट सेट में ये मिस्टेक थी, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है। 2n बराबर 18 दे रखा है, तो n बराबर 18/2 इक्वल्स टू 9। अब इसके बाद में है जो आपका 35 नंबर क्वेश्चन, पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन कौन करता है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, हु कंडक्ट वाटर एंड मिनरल साल्ट इन प्लांट, क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। ठीक है, तो हम इसको जाइलम कर देंगे। जाइलम की स्पेलिंग तो आपको याद होगी, क्या होती है, XYLEM। ठीक है। अब इसके बाद में रक्त एक उत्तक है, रक्त एक संयोजी उत्तक है, जिसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। तो रक्त कैसा है, तो ये जो ब्लड इज ए टिश्यू, तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद में 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 37, अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना कौन सी है, यानी कि आपसे पूछेगा द स्ट्रक्चर कनेक्टिंग बोन एंड मसल इज, तो उसको बोलते हैं टेंडेन, टेंडेन बोलते हैं। तो टेंडेन आपका जो है ये वाला आंसर करेक्ट हो जाए। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, पेरेकाइमा जिसमें क्लोरोफिल हो कहलाती हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरेकाइमा जिसमें क्लोरोफिल हो। अब ध्यान देना होता है कि ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल होता है, उसको क्लोरेन काइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, क्लोरेन काइमा। और आपको दिखा हुआ है कि सी ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन को आप करेक्ट कर लीजिए, आसानी से समझ भी सकते हैं। क्लोरेन काइमा जो है इसका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 38 का। अब आते हैं 39 नंबर पे। 39 नंबर में क्या पूछा गया आपसे, देखिए सारे के सारे वीडियोस जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, सारे के सारे अवेलेबल हैं, आप इनको देख लेना, आपको फायदा मिलेगा। 39 नंबर, किस उत्तक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है, तो विभोज्य उत्तक जो है ये पौधे की लंबाई बढ़ाता है। ठीक है। और स्थायी उत्तक जो है इसके ये 2 पार्ट हैं, एक ये है, ठीक है, और एक ये भी पार्ट है। क्लियर हुआ। ये जो है स्केल काइमा जो है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ यानी कि उसको मजबूती देता है। और ये जो है वहाँ पर आपका क्या करता है, स्थायी उत्तक का पार्ट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। विभाज्य उत्तक जो है ये पौधे की लंबाई बढ़ाती है, तो 39 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें इसको, तो इसमें क्या पूछा गया 38 में, अगर इंग्लिश में पूछा गया था द
पेरेकाइमा विच कंटेन्स क्लोरोफिल इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर में किस ऊतक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पूछा है द डिवीजन ऑफ विच टिश्यू इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द प्लांट, तो उसको बोलते हैं मेरिस्टेम। यहाँ पे विभाज्य ऊतक को हम बोलते हैं मेरिस्टेम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है मुख गुहा की आंतरिक सतह किस ऊतक की बनी होती है, तो मुख गुहा को आंतरिक सतह थोड़ी सी अच्छी टिश्यू की बनी होती है, अच्छी चीज की, इसको एपिडर्मल बोलते हैं। ठीक है, इसको अगर हम एपिडर्मल बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त उपकला, संयुक्त उपकला, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं एपिडर्मल। ठीक है, एपिडर्मल। और इसको अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो कभी कभी हिंदी में लिखा आता है, समझ में नहीं आएगा, संयुक्त उपकला ऊतक। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये होते हैं, और ये किस लिए होती है संयुक्त उपकला ऊतक के, कि कभी कभी आप ऐसी चीज खा लेते हो जो गले के अंदर जा करके उसको छील सकती है और परेशान कर सकती है आपके गले को, तो उस चीज को रोकने के लिए, उस चीज से प्रिवेंशन के लिए संयुक्त उपकला ऊतक से ये बनी होती है, जो काफी मजबूती प्रदान करते हैं और कई चीजों से क्षति होने से बचाते हैं, यानी कि कई चीजों से परेशान होने से या किसी चीज से चोट लगने से गले में को बचाते हैं। ठीक है, तो ये आपका 40 प्रश्नों के उत्तर इस सेट का देख लिए। तो दोनों सेट मैंने कंप्लीट करा दिए, ये सारे के सारे सेट्स ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए गए हैं। आप चैनल पे बने हैं तो आपको सब मिलेगा, तो जरूर सब्सक्राइब करके रखें, अपने दोस्तों के साथ में करते रहें शेयर, और अपना जो है पेपर भेजना ना भूलें सॉल्यूशन के लिए। जो पेपर आपका होने वाला है उसके सॉल्यूशंस भी आपको करा दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, टच करके जरूर देख लेना, सब कुछ मिलेगा।